हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल द पाठशाला क्लासेस। मैं और मेरी टीम ने आप लोगों के लिए क्लास 8 टू 12 फ्री वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कराने की सोची है, जो कि हम लोग प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे आप लोगों को। और आप लोगों का भी ये फ़र्ज़ है कि आप लोग इन वीडियो से सीखें, और कोई भी क्वेरी है तो आप हमें इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। तो हम लोग अपना जो क्लास 8 का चैप्टर था उसको स्टार्ट करने वाले हैं, विच इज़ क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, जिसमें पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा था कि इंट्रोडक्शन ऑफ क्रॉप कैसी क्या क्या होती हैं। टाइप्स ऑफ सीज़न के बेसिस पे हमने क्रॉप्स को देखा था, रबी एंड खारिफ क्रॉप होती हैं। उसके बाद हमने एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में अलग अलग स्टेप्स देखे थे कि किस तरह से कोई भी क्रॉप को ग्रो करना चाहिए। जिसमें पहला स्टेप हम लोगों ने देखा था कि जैसे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल होती है, कैसे हम सॉइल को प्रिपेयर करते हैं। सेकंड था सोइंग। तो हम अब थर्ड अपना जो स्टेप है उसको देखेंगे, विच इज़ एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। जैसा कि मैं आप लोगों को पहले ही बताया था, दोबारा बता रहा हूँ कि जब हमारी प्रिपरेशन ऑफ सॉइल हो गई, सोइंग हो गई, उसके बाद जो हम उसकी जो ग्रोथ है, ग्रोथ मतलब जो भी क्रॉप आप उसको सीड को बोओगे, उसकी ग्रोथ के लिए हमको क्या करना होता है, उसमें कुछ ऐसे सब्सटेंस ऐड करने होते हैं जो उसकी जो सॉइल में जो न्यूट्रिएंट है, या सॉइल में न्यूट्रिएंट नहीं भी हैं तो हम बाहर से क्या करें, उस क्रॉप को प्रोवाइड करा सकें। तो हम उसमें ऐड करते हैं फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स। मैन्योर्स हमारे बायोडिग्रेडेबल, मतलब जो नेचर से मिलते हैं। बायोडिग्रेडेबल का मतलब ये भी है कि जो चीज़ डिकम्पोज होती है। प्लास्टिक हमारा बायोडिग्रेडेबल नहीं है, आप प्लास्टिक से यूज़ करके मैन्योर नहीं बना सकते। मैन्योर हमारा कोई भी डेड बॉडी, प्लांट्स की हो, एनिमल्स की हो, या लीव्स हो, उनको एक पिट में डंप करके हम उससे क्या बनाते हैं, मैन्योर बनाते हैं। इवन गाय के गोबर से या जितना भी एनिमल ह्यूमन वेस्ट होता है, हम उससे क्या बना सकते हैं, मैन्योर बना सकते हैं। तो मेरे ख्याल से अब ये बात क्लियर होगी कि मैन्योर क्या है। फर्टिलाइज़र हमारा लैब्स में, लेबॉर्ट्री में, फैक्ट्रीज़ में प्रिपेयर होता है और केमिकल्स का यूज़ करके बनता है। तो एक चीज़ आप लोगों को समझ में आ रही होगी कि जो भी मैन्योर है वो नेचर से मिल रहा है, और फर्टिलाइज़र्स क्या हैं, हम उसे आर्टिफिशियली बना रहे हैं। तो एक चीज़ सोचिए, जो चीज़ नेचर से मिल रही है वो ज़्यादा अच्छी होगी, या जो हम फैक्ट्रीज़ में बना रहे हैं वो ज़्यादा अच्छी होगी। तो इसी चीज़ के बारे में हमें आगे देखना है, तो हम उस चीज़ को स्टेप बाय स्टेप, वर्ड टू वर्ड सीखेंगे। ठीक है। Adding manures and fertilizers. The substances which are added to soil in the form of nutrients for the healthy growth of plants are called nutrients and fertilizers. जैसा मैंने आपने बताया था कि ऐसे सब्सटेंस जो हम सॉइल में ऐड करते हैं जिससे सॉइल की ग्रोथ, क्रॉप की ग्रोथ क्या होती है, एनहांस हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक। I saw a healthy crop growing in a farm. In the neighboring farm, the plants were weak. Why do some plants grow better than others? अब जैसा मैंने बताया कि फर्टिलाइज़र और मैन्योर का काम क्या होता है, क्रॉप को स्ट्रॉन्ग, क्रॉप को ईजीली, जो मतलब ईजीली कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा उसकी ग्रोथ को एनहांस करते हैं। अब बगल वाले एक खेत में ऐसा एक पर्सन ने ऑब्जर्व किया कि वहाँ पे जो क्रॉप्स हैं वो बहुत वीक हैं, या प्रॉपरली उनकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है। तो क्या पॉसिबल रीज़न हो सकता है? स्टार्टिंग के दो रीज़न तो हो सकते हैं कि प्रॉपर प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में जब हुआ हो कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, या सीड कुछ प्रॉब्लम कर सकता है। एक पॉसिबल रीज़न ये भी हो सकता है कि हमने उसमें क्या देखा हो कि उसमें मैन्योर और फर्टिलाइजर्स ऐड ना किए हों। ठीक है, चलिए। सॉइल सप्लाइज मिनरल न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप प्लांट्स। जैसे हमने देखा था कि सॉइल का काम क्या होता है, न्यूट्रिएंट सप्लाई करना, मॉइस्चर प्रोवाइड करना। ठीक है। In certain areas, farmer grow crop after crop in the same field. कुछ कुछ जगह पे ऐसा होता है कि फार्मर एक ही क्रॉप बार बार सेम फील्ड में उगाते रहते हैं। उससे क्या होता है, जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फेट, पोटैश, ये जो सब रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्रॉप की ग्रोथ के लिए, तो ये क्या होने लगते हैं, ख़त्म होने लगते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी हम क्रॉप प्रोडक्शन करें तो ऑल्टरनेट करें। मान लो कि अगर इस बार साल वीट बोया है तो नेक्स्ट सीज़न में हम क्या बोएं, हम गन्ना बोएं या कोई मेज़ बो दें, पैडी बो दें, इस तरह से करना है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक ही तरीके की क्रॉप बोते जाओगे। अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा, जो न्यूट्रिएंट की ओवर यूटिलाइजेशन होने की वजह से वो न्यूट्रिएंट ख़त्म हो जाएंगे, और जो आपका लैंड है वो क्या हो जाएगा, वो अनकल्टिवेटेड और फैलो हो जाएगा। फैलो मतलब बर्बाद हो जाएगा, ड्रॉट हो जाएगी, सूख जाएगी, और वो बंजर हो जाएगी। ठीक है।
इमेजिन व्हाट हैपन्स टू द न्यूट्रिएंट्स, जैसा मैं बता चुका हूँ क्या होगा न्यूट्रिएंट्स से, न्यूट्रिएंट्स धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। कंटिन्यूस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप मेक्स द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स, बता चुका हूँ कंटिन्यूस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप क्या करेंगे, हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सॉइल में ख़त्म हो जाएंगे। देयरफॉर फार्मर्स हैव टू ऐड मैन्योर्स टू द फर्टिलाइजर टू रिप्लेनिश द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स। तो हमें क्या करना होता है, हम बाहर से जो भी न्यूट्रिएंट्स सॉइल में थे हम मैन्योर्स के थ्रू उसे प्रोवाइड कराते हैं। ठीक, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग, इसी प्रोसेस को कहा जाता है मैन्योरिंग। तो इस प्रोसेस का याद रखना, अगर पूछा जाए कि व्हाट इज मैन्योरिंग, तो एडिंग ऑफ असेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल, वो हम क्या करेंगे, बाय एडिंग मैन्योर्स। ठीक है, इम्प्रॉपर और सफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट्स इन वीक प्लांट्स, जैसा वीक प्लांट के बारे में हम स्टोरी देख रहे थे ना कि बगल वाले खेत में प्लांट ठीक से नहीं उग रहे थे, तो एक पॉसिबल रीज़न ये भी है कि मैन्योर उसमें ऐड नहीं किया होगा। ओके, मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल वेस्ट। ये मैं बता चुका हूँ कि जो भी मैन्योर है हमारा कैसे प्रिपेयर होता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस, जितने भी प्लांट्स एनिमल्स हैं उनकी डेड बॉडीज से हमें वो ऑब्टेन होता है। फार्मर डम्प्स प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इन पिट्स एट ओपन प्लेसेस एंड अलाउ इट टू डिकम्पोज। एक क्या करना होता है इसके लिए, एक गड्ढा खोद के उसमें जो भी आपके बारे जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स हो गए एनिमल्स हो गए, उनको उस गड्ढे में दबा दो, कुछ टाइम बाद वो क्या मैन्योर में बदल जाता है। द डिकम्पोजिशन इज कॉज बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पहले देख चुके हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, उन डेड प्लांट्स डेड बॉडीज़ को डिकम्पोज कर देते हैं जो कि मैन्योर में बदल जाता है। तो जो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमारे एक तरीके से दोस्त हैं, फार्मर्स के दोस्त हैं। द डिकम्पोज्ड मैटर इज़ यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैन्योर। यहाँ तक हमारा बात क्लियर हो गई कि ऑर्गेनिक मैन्योर कहाँ से मिल रहे हैं, बाय डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक वेस्ट, प्लांट्स और एनिमल डेड बॉडीज़। क्लियर हो गई बात। इसी चीज़ को बोला जाता है वर्मी कंपोजिट। वर्मी कंपोजिट मतलब बाय यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस को डिकम्पोज करते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे। एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है, ये चीज़ आप घर में भी कर सकते हो। टेक मूंग और ग्राम सीड्स और जर्मिनेट देम, मतलब आप क्या लो, एक मूंग की दाल या चने की दाल लो, उसे क्या करना है, जर्मिनेट मतलब उसको ग्रो करना है। सेलेक्ट 3 इक्वल साइज सीडलिंग्स, मतलब तीन एक कंटेनर्स लेने हैं, तीनों कंटेनर्स में हमें क्या करने हैं, सीड्स डालने हैं। टेक 3 एम्प्टी ग्लासेस और सिमिलर वेसल्स, ठीक है, मार्क दैम ए बी एंड सी, अब तीनों को मार्क करना है ए बी एंड सी से। टू ग्लास ए add little amount of soil mixed with a little cow dung manure. In glass B, put the same amount of soil mixed with a little urea. अब देखो ए में क्या करा, ए में काउ डंग डाला एज अ मैन्योर, बी में फर्टिलाइज़र डाला विच इज़ यूरिया, और सी में कुछ भी नहीं डाला। तो आप एक चीज़ सोचो, अभी हमने देखा कि मैन्योर और फर्टिलाइज़र क्या कर रहे थे, मैन्योर और फर्टिलाइज़र हमारे प्लांट की ग्रोथ को एनहेंस कर रहे थे। तो अकॉर्डिंग टू ए बी सी, आपके अकॉर्डिंग मुझे बताओ क्या लगता है कि किस में ज़्यादा ग्रोथ होगी। मेरे ख्याल से यही चीज़ आपके दिमाग में चल रही होगी ना कि ए और बी में तो मैन्योर और फर्टिलाइज़र डल चुके हैं, तो वो क्रॉप की ग्रोथ को एनहांस कर रहे हैं, तो ए और बी में तो ग्रोथ ज़्यादा होगी, और सी वाले जो होगा वो ग्रो नहीं करेगा। ठीक है, तो यही एक्टिविटी इसी पे बेस्ड है, आप इस चीज़ को पढ़ लेंगे, हम इस पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। Did plants in all the classes grow at the same place और at the same pace? कहने का मतलब है कि तीनों प्लांट्स जो हैं वो तीनों के तीनों एक ही स्पीड से बढ़ेंगे, एक ही हाइट होगी उनकी एक टाइम बाद, जैसे 7 से 10 दिन बाद हम देखेंगे तो क्या सेम हाइट होगी, ऐसा नहीं है। जैसे फर्टिलाइज़र और मैन्योर है वो ही आपके ज़्यादा ग्रो करेंगे। ठीक है, चलिए मैन्योर तो मेरे ख्याल से अब क्लियर हो गया होगा, अब हम आगे बढ़ रहे हैं फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स आर केमिकल विच आर रिच इन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स। हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर्स, बता चुका हूँ आप लोगों को, मैन्योर्स आप घर में ग्राउंड में बना सकते हैं, जबकि फर्टिलाइज़र्स बनाना घर में थोड़ा मुश्किल होता है, मुश्किल क्या इम्पॉसिबल ही बोलूँगा मैं एक नॉर्मल पर्सन के लिए, तो हम उसको फैक्ट्रीज़ में लैब्स में प्रिपेयर करते हैं। अब आगे देखते हैं, सम एग्जाम्पल्स ऑफ फर्टिलाइजर्स आर यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटैश, NPK। NPK मतलब नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। ठीक है, ये जो कंटेंट होते हैं ये सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, कहने का मतलब है उसके जो न्यूट्रिएंट लेवल हैं उसको रिट्रीव करते हैं।
आगे देखते हैं। द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज हेल्प फार्मर्स इन गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप्स सच एज wheat, पैडी एंड मेज। अब जो फर्टिलाइज़र हैं ये हमारे फार्मर्स की हेल्प करते हैं। नॉर्मल सी बात है, मैं बता चुका हूँ, बार बार इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। तो कोई भी क्रॉप हो उसमें फर्टिलाइज़र अगर आपने डाल दिया तो उसकी ग्रोथ को एनहेंस करेगा ही करेगा। बट एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र हैज़ मेड द सॉइल लेस फर्टाइल। अब क्या होता है, अगर आप बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ करने लगोगे, क्रॉप का मतलब सॉइल का ओवर यूटिलाइजेशन, मतलब एक ही पर्टिकुलर लैंड पे आप बार बार उसको बार बार यूज़ किया जा रहे हो बाय यूजिंग फर्टिलाइज़र या मैन्योर, कुछ भी कर रहे हो आप, उससे क्या होने लगता है, सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है वो ख़त्म होने लगती है और एक टाइम ऐसा आएगा कि सॉइल में कुछ भी नहीं उगा पाओगे। तो ऐसा करना फर्टिलाइज़र्स के लिए भी बहुत ख़तरनाक होता है कि फर्टिलाइज़र अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो फर्टिलाइज़र कोशिश करनी चाहिए कि हम उस लैंड को कुछ टाइम के लिए रिप्लेनिश होने के लिए, मतलब उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसको दोबारा से गेन होने के लिए छोड़ दें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बट सॉरी, फर्टिलाइजर्स हैव ऑल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। अब वाटर पोल्यूशन कैसे होता है, देखो, आपने फर्टिलाइज़र यूज़ करे क्रॉप में, सॉइल में डाले, बारिश हुई, वो बारिश जितने भी फर्टिलाइजर्स होता है, फर्टिलाइज़र क्या है, केमिकल्स ही तो हैं, तो वो केमिकल्स फ्लश आउट होके कहाँ जाता है, रिवर्स में। अब रिवर्स में जब ये फर्टिलाइजर्स जाते हैं तो वहाँ पे होता है, अब ये फर्टिलाइज़र क्या काम कर रहे हैं, क्रॉप की ग्रोथ को बढ़ा रहे हैं। अब जैसे ही ये रिवर में जाते हैं तो रिवर में ये जो काई होती है, एल्गी होती है, उसकी ग्रोथ को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से जिस रिवर में भी ये गए वहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई को कम करने लगते हैं। तो हम फर्टिलाइज़र का यूज़ कम से कम करते हैं, तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है, देयरफॉर इन ऑर्डर टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल वी हैव टू सब्स्टिट्यूट फर्टिलाइज़र विद ऑर्गेनिक मैन्योर और लीव द फील्ड अनकल्टिवेटेड इन बिटवीन टू क्रॉप्स। कहने का मतलब क्या है इस लाइन का, वही कह रहे हैं कि अगर हमें इन सब चीज़ों को अवॉइड करना है, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन जो भी अगर ना हो, तो हम फर्टिलाइज़र्स को रिप्लेस करेंगे बाय यूजिंग मैन्योर्स का यूज़ करेंगे, या उस लैंड को कुछ टाइम के लिए क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, ताकि जो उसके न्यूट्रिएंट की जो भी सॉइल में न्यूट्रिएंट है वो वापस क्या हो सके, रिगेन हो सके। ठीक। द यूज़ ऑफ मैन्योर improves soil texture as well as its water retaining capacity. It replenish the soil with nutrients. वही बात कि मैन्योर क्या कर रहे हैं, सॉइल की टेक्सचर को बढ़ाते हैं। दूसरा, वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी मतलब कोई भी सॉइल पानी को ज़्यादा से ज़्यादा होल्ड कर सके। अगर पानी ज़्यादा होल्ड नहीं करेगी तो कोई भी क्रॉप उग नहीं पाएगी, क्योंकि क्रॉप को क्या चाहिए, पानी चाहिए। तो पानी नहीं मिलेगा तो क्रॉप ग्रो नहीं करेगी। तो एक सॉइल की सबसे अच्छी प्रॉपर्टी क्या होती है कि सॉइल में वाटर रिटेंशन कैपेसिटी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए। अनदर मेथड ऑफ रिप्लेनिशिंग द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स इज थ्रू क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन का मतलब मैं पहले बता चुका हूँ आपको। क्रॉप रोटेशन का मतलब होता है कि हम अपनी जो क्रॉप्स हैं उनको ऑल्टरनेट उगाएं। वीट उगाया, नेक्स्ट सीज़न में हम क्या उगाएं, हम गन्ना उगाएं या कुछ मेज़ उगाएं, पैडी उगाएं, जो भी अकॉर्डिंग टू द लैंड, जो भी लैंड वहाँ पे पॉसिबल हो सकता है, क्लाइमेटिक कंडीशन जो भी पॉसिबल होंगी, हम उसको वहाँ पे ग्रो करेंगे। ठीक है, दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स ऑल्टरनेटली। बता दिया मैंने, ऑल्टरनेटली हमें क्रॉप्स को उगाना है। अर्लियर फार्मर्स इन द नॉर्दर्न इंडिया यूज टू ग्रो लेग्यूम्स एज फॉडर इन वन सीजन एंड वीट इन द नेक्स्ट सीजन। अब लेग्यूम्स आपके वैसे ग्रीन वेजीज को बोलते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं, उनको उगाते हैं। एक फार्मर क्या कर रहे, पहले क्या करते थे, नॉर्थ इंडिया में जो फार्मर्स होते थे ग्रीन लेग्यूम्स एक टाइम पे उगाते थे, नेक्स्ट सीजन में वो गेहूँ उगाते थे। ठीक, दिस हेल्प इन द रिप्लेनिशमेंट ऑफ द सॉइल विद नाइट्रोजन। फार्मर्स आर बीइंग एनकरेज टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस। कहने मतलब है कि देखो, अगर क्रॉप रोटेशन करते हैं तो जो नाइट्रोजन है वो उसकी जो वैल्यू है वो क्या होती है, वापस जो क्रॉप ग्रो करने से ख़त्म होती जा रही है या कम हो गई है, वो वापस क्या हो सके, गेन हो सके उसमें। क्लियर हो गई बात। फार्मर्स आर एनकरेज, मतलब फार्मर्स को क्या किया जाता है, एनकरेज किया जाता है इस प्रैक्टिस को करने के लिए, बोला जाता है कि आप क्रॉप रोटेशन करो। ठीक है। इन द प्रीवियस क्लास यू हैव लर्नड अबाउट राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में सुना होगा। ये क्या करते हैं, ये एक तरीके से वाटर का रिटेंशन करते हैं,
ये बैक्टीरिया होते हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं क्रॉप प्रोडक्शन में, ठीक है। दीज आर प्रेजेंट इन द नोड्यूल्स ऑफ द रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। लेग्यूमिनस प्लांट्स जैसे मैंने बताया कि जो ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं उनके रूट्स में ये क्या होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं। दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब होता है कि जो नाइट्रोजन की जो भी कंटेंट हमारे एटमॉस्फेयर में है उसको मेंटेन करते हैं। अभी आगे नेक्स्ट चैप्टर्स हैं जिसमें हम नाइट्रोजन साइकिल पढ़ेंगे, उससे ये बात क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब आता है आपका इम्पॉर्टेंट चीज़, डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर्स। तो डिफरेंस आप लोगों को थोड़ा बहुत तो पहले से क्लियर हो गया होगा कि हम क्या बात कर रहे हैं फर्टिलाइज़र और मैन्योर की। थोड़ा सा और अच्छे से हम लोग इन डिटेल डिफरेंस देखेंगे, ठीक है। फर्टिलाइज़र इज़ अ मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट। फर्टिलाइज़र वो है जो इंसान खुद बनाता है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट है। इनऑर्गेनिक सॉल्ट मतलब जो हमें नेचर से नहीं मिल रहा है। जैसे कि आजकल बहुत चीज़ें चल रही है ना, ऑर्गेनिक अपनाओ, ऑर्गेनिक खाना खाओ, ऑर्गेनिक चीज़ें यूज़ करो, ऑर्गेनिक क्रॉप प्रोडक्शन करो। ऑर्गेनिक का मतलब होता है जो नेचुरली उगता है, उसमें कोई भी हमने केमिकल यूज़ नहीं किया है, जबकि फर्टिलाइज़र एक इनऑर्गेनिक सॉल्ट है। Manure is a natural substance obtained by the decomposition of cattle dung and plants residue. जैसा मैं बता चुका हूँ कि मैन्योर कैसे बन रहा है, बाय डिकम्पोजिंग प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट। रेजिड्यू होता है जो बचा कुचा जो बच जाता है ना, जैसे डिकम्पोज हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिन्होंने खा दिया किसी भी प्लांट्स को, किसी भी एनिमल्स को, उसके बाद जो बच जाता है वो एज अ मैन्योर यूज़ कर सकते हैं हम। फर्टिलाइज़र इज़ प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, बता चुका हूँ फैक्ट्रीज में बनाया जाता है। मैन्योर आप कहीं पे भी बना सकते हैं। फर्टिलाइज़र डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल, मतलब फर्टिलाइज़र सिर्फ न्यूट्रिएंट्स देते हैं, ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करते। जबकि मैन्योर क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स भी देगा और ह्यूमस भी सप्लाई करेगा। ह्यूमस एक तरीके की क्या होता है, वाटर रिटेंशन की बात करता है, मतलब एक तरीके से जब सॉइल को पानी चाहिए होता है तो वो पानी प्रोवाइड कराता है, ठीक है। फर्टिलाइज़र आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक phosphorus and potassium. Manure is relatively less rich in plant nutrients. अब देखो फर्टिलाइज़र की एक अच्छी बात ये भी होती है कि फर्टिलाइज़र रिच होता है नाइट्रोजन एंड पोटेशियम और फोस्फोरस की कंटेंट में, जबकि मैन्योर में वो बहुत कम होता है। बट ओवरऑल देखें तो मैन्योर ज़्यादा अच्छा है हमारा एज़ कम्पेयर टू फर्टिलाइज़र, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अब डिफरेंस और आपका मैन्योर समझ में आ गया होगा। अब आती है एडवांटेज ऑफ मैन्योर। ये बात तो आप आगे भी इस चीज़ को बिना पढ़े भी समझ सकते हैं कि एडवांटेज ऑफ मैन्योर क्या है। देखो फर्टिलाइज़र से क्या हो रहा था, सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन हो रहा था, सॉइल को वो डिग्रेड कर दे रहा था, सॉइल की कल्टीवेशन जो होती है उसको भी ख़त्म कर देता है। तो इसी चीज़ के ऊपर ये बात है। इट एनहेंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल को बढ़ाता है, मतलब कोई भी सॉइल पानी को होल्ड करने की जो कैपेबिलिटी है वो उसे बढ़ा देती है। सेकेंड हमारा, इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम्स वेरी वीक। जैसा हमने देखा था कि हम सॉइल को क्या करते हैं, लूज़ करते हैं, उससे क्या होता है जो हमारे सीड्स हैं या जो भी प्लांट्स हैं वो ब्रीथ कर पाते हैं। अब यही आपका सॉइल अगर बहुत ज़्यादा टाइट है तो वो सॉइल ब्रीथ नहीं करेगी, गैस का एक्सचेंज नहीं होगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं होगा। अब ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि जो आपकी सॉइल है उसमें पोरस होनी चाहिए। पोरस मतलब जिसमें छेद हो, छिद्र हो, हवा का आना जाना हो सके, ठीक है। थर्ड हमारा है, इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। क्या करता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी ग्रोथ को भी बढ़ाता है, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपकी क्रॉप ग्रोथ के लिए। इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल, ये टेक्सचर ऑफ द सॉइल को भी एनहेंस करते हैं। क्लियर हो गया होगा हमारा थर्ड प्रैक्टिस विच इज एडिंग ऑन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। फोर्थ आता है इरिगेशन। अब इरिगेशन में आपको थोड़ा ब्रीफ में पहले ही बता देता हूँ इरिगेशन क्या होता है। जैसे मैंने घर में पौधा लगाया, बीज बो दिया, मतलब हमने सॉइल प्रिपेयर की, बीज बो दिया, फर्टिलाइज़र, दवाई दवाई सब डाल दी। अब क्या करना है, अब हमें उसमें पानी डालना है। तो उसी पानी डालने की जो प्रैक्टिस होती है हम उसे कहते हैं इरिगेशन, ठीक। तो इसको देखते हैं। ऑल लिविंग बींग्स नीड वाटर टू लिव। जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं या जितने भी मैक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, सबको पानी की ज़रूरत है। वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्रॉपर ग्रोथ के लिए हमें क्या चाहिए, पानी चाहिए। वाटर इज़ एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स रूट। अब जो रूट्स हैं वो क्या करते हैं, वाटर के प्लांट के वो वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। Along with water, minerals and fertilizers are also absorbed.
अब वाटर के साथ क्या क्या एब्जॉर्ब होगा, मिनरल जो वाटर में प्रेजेंट है वो भी एब्जॉर्ब होंगे। वाटर इज एसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन। सीड से वो कभी भी अंकुरित नहीं होगा जब तक उसमें पानी नहीं होगा। सूखा बीज कभी भी ग्रो नहीं करेगा, उसको क्या चाहिए, उसको वाटर मॉइस्चर चाहिए। ठीक है, ये तो आप घर में भी देखते हो ना, जब आप कभी पौधों में पानी ना डालो तो पौधे क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं और एक ऐसा टाइम आएगा कि वो बिल्कुल डेड हो जाएंगे। तो पानी बहुत ज़रूरी है और पानी देते रहना चाहिए। ठीक। न्यूट्रिएंट डिजॉल्व इन वाटर आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट। अब ये एक अलग तरीका होता है, ट्रांसपोर्टेशन की वजह से पानी पूरे रूट से पूरे प्लांट्स तक जाता है। ठीक है, ये आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे कैसे होता है, फिलहाल हम इस चीज़ को अभी छोड़ रहे हैं। वाटर आल्सो प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करंट्स। अब बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो पानी क्या करता है, इसको मरने से बचाएगा। ठीक है, दूसरा गर्म हवा चल रही है, अगर पानी है तो उसको वो ठंडा रखता है। क्लियर हो गई, फ्रॉस्ट मतलब होता है बहुत ज़्यादा ठंड और हॉट एयर करंट मतलब गर्म हवाएं बहना। नेक्स्ट, द मेंटेन द to maintain the moisture of the soil for healthy crop growth, field has to be watered regularly। अगर क्रॉप हमें प्रॉपरली उगानी है और सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन रखना है तो हमें पानी खेतों में या जिस फील्ड में हम क्रॉप बोएंगे उसमें रेगुलरली पानी देना होगा। तो इसी बात पे हमारी अब डेफिनेशन आ जाती है, द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स ऑफ वाटर रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। तो इरिगेशन की डेफिनेशन हमारी क्या है, लगातार फील्ड में पानी देना, वो कहलाता है इरिगेशन। अब एक चीज़, बहुत ज़्यादा पानी भी क्रॉप के लिए या प्लांट्स के लिए हार्मफुल होता है, तो एक सफिशिएंट अमाउंट में ही हम उसमें पानी सप्लाई करेंगे। द टाइम एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। अब कहने का मतलब ये है कि क्रॉप टू क्रॉप वेरी करता है। वीट में पानी आपका एज का वाई वीट और राइस की बात करें तो राइस में ज़्यादा पानी चाहिए एज़ कम्पेयर टू वीट। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि आप राइस में ज़्यादा पानी दे रहे हो तो वीट में भी ज़्यादा दे रहे हो, या वीट में कम चल रहा है तो राइस में कम चलेगा। वो क्रॉप टू क्रॉप वेरी करता है, किस में पानी ज़्यादा लगेगा किस में कम लगेगा। ठीक है बात, चलिए आगे देखते हैं। वाई इज इट सो, could it be due to the increased rate of evaporation of water from the soil and the leaves? नेक्स्ट है हमारा सोर्सेज ऑफ इरिगेशन। अब पानी हम खेतों में किस तरीके से दे सकते हैं, आप खुद इस चीज़ को सोचो, पानी कहाँ कहाँ से आ सकता है। रेनफॉल हो, नदियों से आए, नालों से आए, ट्यूबवेल्स लगाओ, क्या अलग अलग तरीके से हम क्या कर सकते हैं, तो इरिगेशन दे सकते हैं। तो वही हमें इस टॉपिक में देखना है। द सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, the sources of water for irrigation are wells, tube wells, ponds, lakes, rivers, dams and canals। wells कुएं हो गए, ट्यूबवेल खेतों के बगल में एक ट्यूबवेल बनाया जाता है जिसमें पानी आपका उससे एक पर्टिकुलर मशीन से खींच के निकाला जाता है। पॉन्ड्स मतलब छोटे छोटे तालाब बना दिए जाएं। लेक्स आपकी झील को कहते हैं। रिवर नॉर्मल आपकी नदियाँ हो सकती हैं। डैम्स, बहुत बड़े बड़े डैम बनाए जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, तो एक काम उसका ये भी है कि उससे क्या दें, हम उससे हम पानी भी दें। कैनाल्स, नाले बनाए जाते हैं, उससे भी हम इरिगेट कर सकते हैं। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन, द वाटर अवेलेबल इन wells, lakes and canal is lifted up by different methods in different regions for taking it to the field। अलग अलग तरीक़ों से जो वेल्स, जो कुएँ होते हैं, हम मैनुअली बाय ह्यूमन मत क्या करें, उसे बाल्टी डालें और खींच के पानी निकालें। दूसरा, एनिमल्स का यूज़ करके क्या करते हैं, पानी खींचा जाता है। मोटर्स का यूज़ करके पानी खींचा जाता है। तो अलग अलग तरीके, जैसे आप लोग देख रहे होंगे, पहला हमारा तरीका जो ये मूट बोलते हैं इसको, मूट मतलब कि हम पानी का एक कंटेनर लें, उसे वेल में डुबोएं और उसे निकालें। दूसरा होता है चेन पम्प। चेन पम्प मतलब एक तरीके से हम क्या करते हैं, एक चेन होती है, उसे खींचते हैं तो नीचे से जो पानी होता है वो ऊपर आता है। दूसरा है हमारा देखली। देखली में क्या करते हैं, एक स्टोन बांधा रहता है, स्टोन बांध के हम क्या करते हैं, स्टोन एक कॉर्नर पे बंधा रहता है, उसका यूज़ करके बकेट नीचे जाती है और पानी हमारा बाहर आता है। और फोर्थ हमारा आता है राहत सिस्टम। राहत सिस्टम को हम लीवर सिस्टम भी कहते हैं। इसमें एक बैल को हम एक पर्टिकुलर उससे बांध देते हैं और वो एक सर्कल में घूमती रहती है, जिसकी वजह से पूरा लीवर घूमता है और लीवर घूमने से हमारा जो पानी है वो बाहर आता है। इनका डिटेलिंग वर्जन ज़रूरी नहीं है क्योंकि अब ये प्रैक्टिस यूज़ नहीं की जाती। अब क्या एग्जांपल यूज़ करते हैं, अब मोटर्स यूज़ करते हैं।
जिससे पानी बाहर आता है। ठीक है। पम्प्स आर कॉमनली यूज फॉर लिफ्टिंग वाटर, जैसा मैं बता चुका हूँ, पम्प्स हमारे यूज़ किए जाते हैं जो पानी निकालने के लिए यूज़ किया जाता है। डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी इज़ यूज टू रन दीज पम्प्स। क्या क्या यूज़ किया जाता है? बिजली का यूज़ किया जाता है, बायोडीजल्स का यूज़ किया जाता है, जिससे ये मोटर पंप चलते हैं। अब देखो, जो सीखने वाली बात है वो है मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। अब मॉडर्न मेथड में हमारे, मैंने बता दिया, पंप्स यूज़ करते हैं। अब पंप को तो यूज़ करेंगे, पानी तो निकाल देंगे, बट उसको जो स्प्रेड करने का या जो क्रॉप्स या फील्ड में पहुंचाने का जो तरीका है वो अलग अलग होता है। तो उन्हीं मेथड्स को हमें देखना है। मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन हेल्प अस टू यूज़ वाटर एसेंशियली और इकोनॉमिकली। कहने का मतलब है कि पानी को इस तरह से यूज़ किया जाए कि वो वेस्ट ना हो, जितना चाहिए क्रॉप को उतना ही मिले। द मेन मेथड यूज्ड आर एस फॉलो। जो भी उनमें वैसे मेथड हैं, उनके जो मेन मेथड्स हैं हम उनको पढ़ेंगे। तो उनमें से सबसे पहला है स्प्रिंकलर सिस्टम। जैसा कि फिगर में आप लोग देख पा रहे होंगे, स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या हो रहा है। एक पंप लगा हुआ है। पंप क्या कर रहा है, पानी इलेक्ट्रिसिटी या डीजल से उस पानी को खींच रहा है, और वो अलग अलग पाइप का यूज़ करके स्प्रिंकलर्स मतलब फव्वारे लगा रखे हैं, जिससे वो क्या कर रहा है, पानी क्रॉप्स पे स्प्रेड कर रहा है। तो इसी बात को हम लोग पढ़ भी लेते हैं। दिस सिस्टम इज़ मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज़ नॉट अवेलेबल। अनइवन लैंड मतलब पानी जहाँ पे बहुत कम मिलता है या बहुत रेनफॉल नहीं होती है, वहाँ के लिए होता है। ठीक है। द परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल्स ऑन टॉप आर ज्वाइंट टू द मेन पाइपलाइन एट रेगुलर इंटरवल। अब पाइप्स को परपेंडिकुलरली अटैच किया जाता है और अलग अलग जगहों पे इकट्ठा लगा दिया जाता है। अब जैसे ही पाइप के जो अलग अलग पोर्शंस हैं, इन पे नोजल्स मतलब एक तरीके से पिचकारी टाइप की होती है जो घूमती है। जैसा कि आप लोगों ने ग्राउंड्स वगैरह में देखा होगा, अगर नहीं देखा तो टीवी वगैरह में तो देखा होगा, जो एक रोटेटिंग नोजल होती है, घूमती रहती है और पानी वो सब जगह पे पहुंचाती रहती है। उसी तरीके से यहाँ पे यूज़ करेंगे। When water is allowed to flow through the main pipe under pressure with the help of a pump, it escapes from the rotating nozzle. कहने मतलब है, जब पंप प्रेशर से पानी खींचता है तो ये जो नोजल है ये घूमती है और पानी क्रॉप में प्रॉपरली और इवनली डिस्ट्रीब्यूट करती है। इट्स गेट स्प्रिंकल्ड ऑन द क्रॉप एज इफ इट्स रेनिंग। ये इस तरह से फैलती है जिस तरह से बारिश हो रही होगी। बारिश में क्या होता है, हर चीज़ प्रॉपरली भीगती है, उस तरीके से स्प्रिंकलर भी हमारा काम करता है। स्प्रिंकलर इज़ वेरी यूजफुल फॉर लीव्स, coffee plantation, is used for lawns, coffee plantation and several other crops. लॉन्स मतलब जो घर के बाहर गार्डन होते हैं उनके लिए, कॉफ़ी प्लांटेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट है ड्रिप सिस्टम। अब इसमें क्या है, सेम पंप का यूज़ करेंगे, पाइप्स भी हम कनेक्ट करेंगे परपेंडिकुलरली, बट यहाँ पे स्प्रिंकल नहीं होगा। ये क्या करेगा, ये जो रूट्स हैं, प्लांट्स की रूट्स पे जाके ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट मतलब पानी को ड्रॉप करेंगे। तो क्या है देखते हैं। इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स। जैसे कि मैं बता चुका हूँ, रूट्स के नियर पे क्या होता है, मतलब रूट्स के बिल्कुल पास में आके इनका मुंह होता है और यहाँ पे ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी जाता रहता है। इससे क्या होता है, जो भी ड्रॉप है वो पहले तो बहेगी नहीं, मतलब बहेगी इन द सेंस अगर पानी तेज़ चलेगा तो वो बहती नहीं है, और सफिशिएंट वाटर रेगुलरली मिलता रहता है। इट इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स, गार्डन्स एंड ट्रीज। ये ऐसे क्रॉप्स के लिए ज़रूरी अच्छा है, फ़ायदेमंद है जो जिसमें पानी होता है, जैसे वाटरमेलन, खरबूजा होता है, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल, उनके लिए अच्छा है। इट इज़ अ बूम इन रीजन वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ पुअर। मतलब ये वहाँ के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा जहाँ पे वाटर जो अवेलेबिलिटी है, पानी की जो मिलने की वो है, पानी जहाँ पे बहुत कम हो, मिलता ही नहीं हो, वहाँ पे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। तो यहाँ पे हमारा जो फोर्थ स्टेप था इरिगेशन, वो भी ख़त्म होता है। नेक्स्ट आता है हमारा प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। अब वीड्स में आप लोगों को बता चुका हूँ, वीड्स क्या होते हैं, अनवांटेड प्लांट्स जो कि क्रॉप्स के लिए हार्मफुल हैं। तो देखते हैं इसमें। बोजो एंड पहली वेंट टू अ नियर बाय wheat field and saw that there were some other plants in the field growing along with wheat plants। कहने मतलब क्या है, बोजो एंड पहेली ने क्या देखा कि वीट प्लांट्स के साथ पैरेलली कुछ और भी प्लांट्स हैं जो उग रहे हैं। उससे क्या होगा, जो वीट को न्यूट्रिएंट्स मिलने हैं वो वीट को न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर्ली नहीं मिलेंगे, वो जो बाकी प्लांट्स हैं जो कि ज़रूरी भी नहीं है वो
उनको न्यूट्रिएंट्स मिल जाएगा। ठीक है। हैव दीज अदर प्लांट्स बीन प्लांटेड पर्पसली? नहीं, ऐसा नहीं होता, ये अपने आप उगते हैं। इन अ फील्ड मैनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट मे ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विद द क्रॉप। दीज अनडिजायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स। जैसे मैंने बताया कि अनडिजायरेबल, जिनको ज़रूरत नहीं होती, ये वो प्लांट्स कहते हैं, इनको कहा जाता है वीड्स। द रिमूवल ऑफ वीड इज़ कॉल्ड वीडिंग। वीड को रिमूव करने के लिए, मतलब ये जो अनवांटेड प्लांट हैं, इनको रिमूव करने के लिए जो प्रोसेस होती है उसको बोला जाता है वीडिंग। वीडिंग इज़ अ नेसेसरी सिंस वीड्स compete with the crop plant for water, nutrient, space and light। जैसा बोला मैंने कि वीड क्या होते हैं, ये न्यूट्रिएंट सॉइल से लेते हैं जो कि क्रॉप को प्रॉपरली नहीं मिलेगा। ठीक है, तो कोशिश ये की जाती है कि इनको रिमूव किया जाए। Thus they affect the growth of the crop, ये क्रॉप की ग्रोथ को इफेक्ट करेंगे। Some may be poisonous for animals and human being। कुछ ऐसे भी प्लांट्स हो जाते हैं जो कि हार्मफुल होते हैं प्लांट्स के लिए और ह्यूमंस के लिए भी, और कोई उसे जानवर खा ले तो उसके लिए भी। फार्मर अडॉप्ट्स मैनी वेज टू रिमूव वीड्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ। उनकी ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए और उनकी जो उसके रिमूवल है उसके लिए भी फार्मर अलग अलग टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप्स हेल्प्स इन uprooting and killing of weeds, which uprooting and killing of weeds which made them dry up and get mixed with the soil। कहने मतलब जो वीड्स अगर क्रॉप प्रोडक्शन से पहले हो गए हैं तो उसको अगर हम प्लो कर दें, टिलिंग कर दें, जो सॉइल में प्रेजेंट थे पहले से प्लांट्स, वो क्या हो जाएंगे, वो बाहर निकल के उसी में डिज़ोल्व हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे और डिकम्पोज होके हमारे लिए फ़ायदा करेंगे। ठीक है। द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड इज़ बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड्स। सबसे अच्छा टाइम क्या होता है जो वीड को रिमूव करने का, जब वो फ्लावर्स और फ्रूट्स देने से पहले अगर हम उसको रिमूव कर देंगे तो वो बेस्ट टाइम होता है। द मैनुअल रिमूवल इंक्लूड्स फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स बाय अपरूटिंग और कटिंग देम क्लोज टू द ग्राउंड। कहने मतलब है कि जो फिजिकली आप अपने हाथों से अगर वीड को, जो प्लांट्स हैं, वो निकाल दें तो उसको भी हम कर सकते हैं। अब इनको हम रिमूव करने के लिए क्या कर सकते हैं, हाथ से खींच सकते हैं या खुरपी का यूज़ करके। खुरपी तो याद होगी ना क्या होती है, खुरपी का यूज़ करके हम जो वीड्स हैं उसको निकाल सकते हैं। सीड ड्रिल हमारा क्या था, एक पिछले की वीडियो में मैंने बता दिया था ना आपको, एक सीड ड्रिल होता है जो क्या करता है, सॉइल को लूज़ करता है। तो सीड ड्रिल हमारा सॉइल को ड्रिल करता है एक तरीके से, इतना याद रखो। ठीक। वीड आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाई यूजिंग सर्टेन केमिकल्स कॉल्ड वीडिसाइड। अब वीडिसाइड से ध्यान रखना है, वीडिसाइड हमारे क्या होते हैं, जो वीड को मारेंगे। दीज आर स्प्रेड इन द फील्ड टू किल द वीड। मतलब ये स्पेस को स्प्रे किया जाता है, ऐसे केमिकल्स होते हैं जो स्प्रे किया जाता है, ये वीड की ग्रोथ को ख़त्म कर देते हैं। द वीडिसाइड्स आर डैमेज द क्रॉप। ये भी एक प्रॉब्लम है कि अगर आप वीडिसाइड यूज़ कर रहे हो तो वीडिसाइड क्या है, वो प्लांट की ग्रोथ को रोकेंगे। अब उसके साथ अगर क्रॉप भी है तो क्रॉप की ग्रोथ को भी वो हिंडर करेंगे, मतलब उसकी ग्रोथ को भी रोकेंगे। अब एक चीज़ और याद रखना, वीडिसाइड एक तरीके के केमिकल्स हैं, तो प्लांट के साथ साथ जो फार्मर उसको स्प्रे कर रहा होगा वो उसकी हेल्थ को भी क्या करेंगे, ख़राब करेंगे, हार्मफुल फॉर फार्मर्स। तो ये नेक्स्ट पैराग्राफ में यही मेंशन है। एज ऑलरेडी मेंशन द वीडिसाइड्स आर स्प्रे ड्यूरिंग द वेजिटेबल ग्रोथ ऑफ वीड्स बिफोर फ्लावरिंग एंड सीड फॉर्मेशन, और ये मैं बता चुका हूँ कि उससे पहले ही वीडिसाइड को स्प्रे करना होता है। स्प्रेइंग ऑफ वीडिसाइड में अफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर की हेल्थ को इफेक्ट करेगा। सो दे शुड नॉट यूज़ दिस केमिकल, सो शुड दे यूज दीज केमिकल्स वेरी, बहुत ही केयरफुल, मतलब अपने आप को पूरा कवर करके, जैसे आप फिगर में देख भी रहे होगे पूरा मास्क वगैरह पहन रखा है, पूरी बॉडी को कवर रखना चाहिए। अगर बॉडी पे गिर गया जो वो केमिकल है तो क्या हो सकता है, वो एलर्जी हो सकती है। तो इस चीज़ को हमें देखना होगा, अवॉइड करना होगा। दे शुड कवर देयर नोज माउथ विद अ पीस ऑफ क्लोथ ड्यूरिंग स्प्रेइंग ऑफ वीडिसाइड। क्लियर हो गई बात। तो यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। अब हमारी सेकेंड लास्ट हमारी आती है हार्वेस्टिंग। हमने प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कर ली, सॉइल में सीड बो दिया, सीड बोने के बाद उसमें मैन्योर ऐड कर दिए, फर्टिलाइज़र ऐड कर दिए, उसके बाद हमने इरिगेट कर दिया, पानी डाल दिया उसमें। नेक्स्ट हमारा क्या था, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड, मतलब जो प्लांट्स के साथ अनवांटेड प्लांट्स थे हम उनको बचा चुके हैं। अब हमारा काम है जो हमारी फसल है, जो हमारी क्रॉप है जो उग गई है, अब उसको काटना है।
तो उसी को बोला जाता है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग ऑफ अ क्रॉप इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मेच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। क्रॉप पूरी प्रॉपरली उगने के बाद उसको काटना इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। अब ऐसा नहीं है कि क्रॉप आपने 1 महीने बोई और वो थोड़ी सी उगर उसे काट दिया, वो हार्वेस्टिंग हुई। हार्वेस्टिंग वो नहीं कहलाएगी। हार्वेस्टिंग जब क्रॉप मेच्योर हो जाती है। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट close to the ground. It usually takes 3 to 4 months for a cereal crop to mature. मतलब 3 से 4 महीने लगते हैं जो दालें हैं उनको पूरा मेच्योर होने में। हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज आइदर डन मैनुअली बाय सिकल और बाय अ मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर। सिकल आप लोगों को पता होगा, जैसे मैंने बोला था ना, घास काटने का काम आता है, तो ये फसल काटने का काम भी आता है। इसके साथ हम मशीन का भी यूज़ कर सकते हैं जिसको बोला जाता है हार्वेस्टर। हार्वेस्टर एक तरीके की मशीन होती है। वो क्या करती है, वो एक पैरेलल चलती रहती है और उससे क्या होता रहता है, क्रॉप कटती रहती है और उसी में पीछे इकट्ठी होती रहती है। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन नीड टू बी सेपरेटेड। कहने मतलब क्या है कि जो भी सीड्स हैं वो क्या हो जाए, क्रॉप से अलग हो जाए ताकि उसको दोबारा यूज़ किया जा सके। ओके, इस प्रोसेस को बोला जाता है थ्रेशिंग। This is carried out with the help of a machine called combine, which is in fact a harvester as well as a thresher. Harvester क्या कर रहा है, आपकी क्रॉप को काट रहा है। थ्रेशर क्या कर रहा है, सीड और क्रॉप को अलग अलग कर रहा है। तो ये कंबाइन मशीन का दोनों का काम करती है, थ्रेशर का काम भी करती है और हार्वेस्टर का काम भी करती है। आफ्टर हार्वेस्टिंग समटाइम्स स्टब्स आर लेफ्ट इन द फील्ड। स्टब होता है जैसे कोई भी फसल होती है ना, उसका बचा कुचा होता है, उसको स्टब कहते हैं। ठीक है, विच आर बर्न्ड बाय फार्मर्स। फार्मर्स के द्वारा जलाई भी जाती है। अभी कुछ टाइम पहले दिल्ली में पोल्यूशन हो रहा था, तो स्टबल बर्न से हो रहा था। स्टबल जलाने की वजह से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन था। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना है कि स्टबल बर्न नहीं करना चाहिए, उससे पोल्यूशन होता है। जबकि फार्मर्स करते हैं, वो भी वो चीज़ आप लोगों ने देखी होगी कि क्रॉप प्रोडक्शन के बाद फार्मर क्या करते हैं, जब हार्वेस्टिंग हो जाती है तो उस खेत को जला देते हैं। पहली इज़ वरिड, शी नोज दैट इट कॉज पोल्यूशन, इट मे ऑल्सो कैच फायर एंड डैमेज द क्रॉप लाइंग इन द फील्ड। कहने मतलब है कि अगर कोई बगल में कोई दूसरी क्रॉप होगी तो वो भी क्या हो जाएगी, वो जल सकती है, पोल्यूशन होगा। तो ये इस चीज़ से भी बहुत ज़्यादा एक तरीके से डिसएडवांटेज कह सकते हो, ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। ठीक है, फार्मर विद स्मॉल होल्डिंग्स ऑफ लैंड डू द सेपरेशन ऑफ ग्रीन एंड शाफ बाय विनोइंग। अब शाफ क्या होता है, आपका शाफ होता है भूसा। अनाज से भूसा को अलग करने को बोला जाता है विनोइंग। फार्मर विद स्मॉल होल्डिंग्स ऑफ लैंड डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड शाफ बाय विनोइंग। ठीक, तो विनोइंग आपको ध्यान रखना है क्या होता है। इसके बाद आता है हमारा जो लास्ट स्टेप है, विच इज़ स्टोरेज। ये आप लोग येलो वाला जो पोर्शन है इसको पढ़ लेंगे। हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है, इसको मनाते हैं। क्या होता है कि जैसे बहुत अच्छा कभी प्रोडक्शन होता है तो उसके बाद इसको फेस्टिवल की तरह यूज़ करते हैं। वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए उसको मैं नहीं पढ़ूँगा। तो लास्ट स्टेप हमारा आता है स्टोरेज। स्टोरेज मतलब ब्रीफ में बता देता हूँ। स्टोरेज हमारा होता है जो भी क्रॉप प्रोडक्शन हुई है उसको हम स्टोर करके रखें। ये नहीं कि सिर्फ जिस दिन काटा उसी दिन सारा कंज्यूम हो जाए, ऐसा तो होगा नहीं, उसको पूरे साल चलाना होता है, तो उसको हम स्टोर करेंगे। ठीक है, स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क। जो भी प्रोड्यूस हुआ है, जो भी हमें क्रॉप मिली है, उसको हम जो स्टोर करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। इफ़ द हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर टू बी केप्ट फॉर लॉन्गर टाइम दे शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर, इंसेक्ट्स, रैट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब जो भी आप स्टोरेज करोगे वो इस तरह से होना चाहिए कि उसमें ना ही वो मॉइस्चर कंटेन करे, ना ही उसमें कीड़े लगें, ना ही उसे चूहे खाएं या कोई भी ऐसी चीज़ हो जिससे वो सड़ जाए। ठीक है, जो ताज़ी फसलें होती हैं कटी हुई, उनमें मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है, तो क्या होता है, उनके सड़ने के चांसेस भी बहुत जल्दी होते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। इफ़ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रीन्स आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग they might get spoiled or attacked by organism, making them unfit for use or for germination. कहने मतलब है जो भी सीड्स हैं या जो भी क्रॉप्स हैं, अगर उनको प्रॉपरली ड्राई नहीं किया तो मॉइस्चर कंटेंट होने की वजह से वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाएंगी। ठीक है, hence before storing them the grains are properly dried in the sun to reduce the moisture in them. This prevents their attack by insect, pest, bacteria and fungi. तो हम क्या करेंगे, उन जो भी बैक्टीरिया एंड फंगाई से बचाने के लिए हम उसे प्रॉपरली सन में ड्राई करेंगे।
क्लियर हो गई होगी बात। इसके बाद देखते हैं, आई सॉ माई मदर पुटिंग सम ड्राइड नीम लीव्स इन द आयरन ड्रम कंटेनिंग व्हीट, आई वंडर वाई। ऐसा इसलिए किया गया होगा कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी ग्रोथ ना हो। ठीक है, अब यहाँ देखो स्टोरेज के लिए वैसे बड़े बड़े गोदाम होते हैं। सिलोज यहाँ पे आप देख रहे हो टॉप में है। सिलोज में क्या होता है, एक तरीके से ये इंडस्ट्रियल, जब आप लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करते हो जो कि पूरी कंट्री में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ये सिलोज बनाए जाते हैं। सिलोज कुछ नहीं है, सिंपल सा एक कंटेनर्स होते हैं। इन कंटेनर्स में इस तरह से रखा जाता है कि ये बिल्कुल भी मतलब बिल्कुल भी तो नहीं बोलूँगा, बहुत आसानी से ख़राब नहीं होंगे, बहुत टाइम लगता है इसमें ख़राब होने के लिए। फार्मर स्टोर ग्रेन्स इन जूट बैग्स और मेटलिक बीन्स। जैसा कि मैंने बताया आपको, आपने वो देखा भी होगा कि जो भी हमारा अनाज होता है उसे कैसे में ब्राउन कलर की बोरी या कट्टों में रखा जाता है। ठीक है, हाउएवर large scale storage of grains is done in silos and granaries to protect these from pest like rats and इंसेक्ट्स। इनसे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, बड़े बड़े कंटेनर्स में रखते हैं जिनको बोला जाता है सिलोज। ग्रेनरीज भी बड़े बड़े गोदाम खोला जाता है जहाँ पे ग्रेन को स्टोर किया जाता है। क्लियर। ड्राइड नीम लीव्स आर यूज फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम। अब जैसे अब पहले की मम्मी ने भी यही किया था, तो हम अपने घर में भी यही कर सकते हैं कि अगर हमें ग्रेन को स्टोर करना है तो हम उसमें नीम लीव्स डाल सकते हैं। फॉर स्टोरिंग large quantity of grains in big godowns, specific chemical treatments are required to protect them from pests and microorganisms। अब बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में बड़े बड़े कंटेनर्स में हम क्या डालते हैं, केमिकल्स डालते हैं, जिसकी वजह से जिसे प्रिजर्वेटिव्स बोलते हैं, वो क्या करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करके रखते हैं। ठीक है, एक और लास्ट टॉपिक हमारा है विच इज़ फूड फ्रॉम एनिमल्स। अब फूड फ्रॉम एनिमल्स मतलब जो खाना हमें जानवरों से मिलता है। अब वो खाना क्या क्या है, जैसे मीट हो गया, ठीक, मिल्क हो गया, इसके अलावा कुछ और भी होता है, मेरे ख्याल से तो कुछ नहीं होता, मिल्क और मीट ही होता है। ठीक, चाहे वो फिश का हो या हमारी गोट का हो, चिकन का हो, किसी का भी हो, हम क्या करते हैं, फ्लैश लेते हैं उसको खाते हैं उनका और दूध पीते हैं। ठीक, तो यही लास्ट टॉपिक में है, तो देखते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टेबल यू मस्ट हैव सीन दैट लाइक प्लांट्स एनिमल्स ऑल्सो प्रोवाइड अस विद डिफरेंट काइंड ऑफ फूड। जैसे कि आप लोगों को पता है, मैंने बता भी दिया कि अलग अलग प्लांट्स और एनिमल्स हमें अलग अलग तरीके से क्या करते हैं, फीड करते हैं। मैनी पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरिया कंज्यूम फिश एज अ मेजर पार्ट ऑफ देयर डाइट। कोस्टल एरियाज होते हैं जो समुद्र या सी के किनारे होते हैं। अब वो क्या कंज्यूम करेंगे, वहाँ पे तो पेड़ पौधे होते नहीं हैं, वहाँ पे क्या होती है, वहाँ पे फिश होती है, वहाँ पे आपके सी फूड। इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्नड अबाउट द फूड दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स। आपने पहले क्लासेस में पढ़ा होगा कि जो भी प्लांट्स हैं हमें फूड मिलता है, और वो हम लोगों ने देख ही लिया है पूरे इस चैप्टर में कि क्या क्या मिल रहा है। वी हैव जस्ट seen that the process of crop production involves number of steps like selection of seeds, sowing, etc. इस चैप्टर में लोगों ने अलग अलग टिप्स देखी, अलग अलग टाइप्स देखे कि किस तरह से हम क्रॉप प्रोडक्शन करेंगे, फ्रॉम द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल टू द स्टोरेज। सिमिलरली animals reared at homes or in farms have to be provided with proper food, shelter and care. When this is done in a large scale is called animal husbandry। अब देखो, एनिमल्स को अगर हम लोग पाल रहे हैं और फॉर फूड फॉर मीट, तो उनको क्या करना पड़ेगा, खाना पिलाना पड़ेगा, उनको प्रॉपर फूड देना पड़ेगा, प्रॉपर शेल्टर देना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो ग्रो करें। इसी को कहलाया जाता है एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, और इसी के साथ हमारा ये लास्ट टॉपिक ख़त्म होता है और चैप्टर भी हमारा फिनिश होता है। अब आपका काम यह है कि इस पूरे वीडियो को देखें, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है उसे पूछें। दूसरी चीज़, आप लोगों को एक्सरसाइजेस करनी है, और एक्सरसाइजेस में भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप निसंदेह निसंकोच आप अपने आप पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर।